Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss next chapter number 7, the drugs of integumentary system. तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मीनिंग जो अपनी स्किन है उसकी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जो स्किन है वो अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो अपनी बॉडी का जो सबसे जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट जो स्किन ही है। जो अपनी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है वो स्किन है, स्किन ही कवर करती है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो अपनी स्किन है। और इसके अंदर सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस होती है। जब भी कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो स्किन के पास एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिससे सेल्फ रिपेयरिंग करती है और सेल्फ हीलिंग करती है। और स्किन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन का काम करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, डिहाइड्रेशन करती है और प्रोटेक्शन करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल फॉरेन बॉडी से। और बैरियर का भी काम करती है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। तो स्किन अपनी डिफेंस सिस्टम की तरह भी एक्ट करती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाता अपनी बॉडी के अंदर। स्किन प्रोटेक्शन का प्रोवाइड बैरियर और प्रोटेक्शन का काम करती है। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी ड्रग्स की बात करेंगे वो टॉपिकल ड्रग्स की बात करेंगे। टॉपिकल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं और उनका इफेक्ट होता है वो पर्टिकुलर लोकल एरिया में देखने को मिलता है। जहाँ पे हम लोग ड्रग अप्लाई करेंगे उसी रीजन में उस ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वो टॉपिकली अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर लोकल एरिया पे, और मतलब उनका एक्शन है जहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी एरिया पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो सेवरल ड्रग्स आर यूज टॉपिकली। टॉपिकली मतलब स्किन की सरफेस पे यूज करना, उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल। फॉर देयर लोकल एक्शन ऑन द स्किन। अब जहाँ पे यूज करेंगे वहीं पे उसका यूज देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं कहाँ पे हम लोग इन ड्रग्स को कौन कौन सी एरिया पे यूज करते हैं और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे मतलब बॉडी के अलग अलग रीजन में अलग अलग इनका एब्जॉर्प्शन होता। कहीं पे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता, कहीं पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता। तो बात कर रहे हैं इसके एब्जॉर्प्शन की। तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉपिकल ड्रग्स वेरीज विद द साइड ऑफ एप्लीकेशन एंड द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ड्रग्स। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉपिकल ड्रग्स। जब भी हम टॉपिकल ड्रग्स अप्लाई करते यूज करते तो उनका एब्जॉर्प्शन वेरी करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी साइड पे यूज कर रहे हैं, मतलब बॉडी के कौन सी स्किन, मतलब कौन से रीजन कौन से पार्ट पे हम लोग ड्रग्स को अप्लाई कर रहे हैं। और साइज पे डिपेंड करता है जो हम लोग ड्रग यूज कर रहे हैं उसका जो मॉलिक्यूल्स का साइज है, मॉलिक्यूलर साइज है वो क्या है। अगर मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल है तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। अगर मॉलिक्यूलर साइज ड्रग्स का बड़ा है तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना प्रॉपर उतना बेटर नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे साइड ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे अपना जो पाम रीजन है और जो पैर का जो सोल रीजन है वहां पे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ठीक है ना। जो सोल रीजन है और जो पाम रीजन है, ये जो हथेली है और जो अपना पैर होता है उसका जो नीचे वाला रीजन होता है वहां पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो इन दोनों जगह ये जो दो साइड से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर सबसे कम देखने को मिलता है टॉपिकल ड्रग्स का। बट अदर जो पार्ट है जैसे फोर आर्म्स हो गए, हेड हो गया, नेक हो गया और जो ट्रंक रीजन हो गया, इस रीजन पे जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर अच्छे से देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर जो स्क्रोटम रीजन होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो मेल्स के अंदर स्क्रोटम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है टॉपिकल ड्रग्स का। और फीमेल्स के अंदर बात करें तो जो वल्वा रीजन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वल्वा, तो उसके अंदर हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन मिलता है देखने को टॉपिकल ड्रग्स का। तो मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग पार्ट है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होता है टॉपिकल ड्रग्स का। फिर बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इंक्रीज, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे टॉपिकल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो जब भी कहीं स्किन डैमेज हो, इन्फ्लामेशन हो और बर्न की कंडीशन अराइज हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग को ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन अगर वहां पे उस रीजन में उस
रीजन में अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्रग्स का बढ़ जाता है। अब कहीं भी चोट वोट लग गई है तो स्किन डैमेज हो जाती है, अगर वहां पे टॉपिकल ड्रग्स अप्लाई करोगे तो वहां पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बेटर होता है। तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, बर्न की कंडीशन में, या फिर एक्सफोलिएशन हो जाए, ये सब कंडीशन हो जाए, वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्रग्स का इंक्रीज हो जाता है। और और जब भी कोई गर्म चीजें अप्लाई करते हैं बॉडी के बाद, फिर उसके बाद टॉपिकल ड्रग्स का अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा हुआ होता है, वो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होने लगता है। अब दो चीजें हमने बताई थी, तो जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो डिपेंड करता है फिजियोकेमिकल नेचर, जो ड्रग्स है उसका नेचर क्या है, मतलब उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, और दूसरा डिपेंड करता है साइज ऑफ द ड्रग का साइज क्या है। अगर स्मॉल साइज है तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर साइज बड़ा है तो जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर बात कर रहे हैं व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स क्या होते हैं, तो फार्माकोलॉजी के अंदर एक टर्म है व्हीकल्स, उसका मतलब ये उसका मीनिंग होता है मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो ड्रग को मतलब ट्रांसफर करे बॉडी के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, और एक मीडियम की तरह एक्ट करे जो ड्रग को कैरी करे अपनी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। उन सबको हम लोग बोलते हैं व्हीकल्स। जैसे लोशन वगैरह हो गए, वो इमल्शन हो गए, लोशन हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, तो ये सब व्हीकल्स के अंदर आते हैं। ये मतलब एक कैरियर का काम करते हैं जो ड्रग को कैरी करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो vehicles refers to a substance used to carry or deliver a drug or active ingredient, often in the formulation of like creams, gels और solution। तो व्हीकल्स उन सबको बोलते हैं जो ड्रग को मतलब कैरी करते हैं अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो जैसे क्रीम हो गए, जेल्स हो गए, लोशंस हो गए, इमल्शन हो गए, तो ये सब आते हैं व्हीकल्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, मतलब व्हीकल्स मतलब एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जो मतलब ड्रग्स को कैरी करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है व्हीकल्स के वो यही है। नेक्स्ट व्हीकल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इमल्शंस की। तो इमल्शंस क्या होते हैं, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ द इमिसिबल्स liquid in which droplet of one liquid are dispersed throughout the body of the second liquid। तो जो इमल्शंस होते हैं इनके अंदर मिक्सचर होता है टू लिक्विड का, तो जो दोनों लिक्विड होती है वो एक दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होती, तो एक लिक्विड मतलब डिस्पर्स रहती है या फ्लोट करती है दूसरी लिक्विड के ऊपर, और दोनों लिक्विड इसके अंदर मिक्स नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं इमल्शंस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता कैस्टर ऑयल इमल्शंस। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट लोशंस। लोशन क्या होते हैं, तो दिस इज यूजुअली एक्वस सॉल्यूशन और द सस्पेंशन इंटेंडेड फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशंस होता है लोशंस के अंदर, इसके अंदर मिक्सचर होता है दो लिक्विड के जो मिक्स नहीं होते इमल्शन के अंदर, और लोशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होता है जो मतलब लोकली मतलब स्किन के ऊपर लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और उसका इफेक्ट भी लोकल देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कैलामाइन लोशंस आते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो कैलामाइन लोशन होते हैं। बात कर रहे हैं फिर ऑइंटमेंट्स की। ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ऑइंटमेंट इज द सेमी सॉलिड वाटर्स इन ऑयल प्रिपरेशन, मतलब सेमी सॉलिड वाटर होते जो मतलब ऑयल के प्रिपरेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, और वो भी एक्सटर्नल सरफेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, उनका एप्लीकेशन करते हैं वो एक्सटर्नल सरफेस पे करते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑइंटमेंट की तो उसके अंदर एग्जांपल होता है एक्वाफोर हीलिंग ऑइंटमेंट, तो ये इसका एग्जांपल है ऑइंटमेंट का एक्वाफोर। फिर हम लोग बात कर रहे हैं पेस्ट की, तो पेस्ट क्या होते हैं, इट इज यूजुअली अ थिक और स्टिफ नॉन ग्रीसी ऑइंटमेंट लाइक मिक्सचर ऑफ, मतलब किसके मिक्सचर से मिलके बनी होती है, तो स्टार्च हो गया, डेक्सट्रिन हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया, तो इनके मिक्सचर से मिलके पेस्ट बने होते हैं, और ये थिक और स्टिफ नॉन ग्रीसी ऑइंटमेंट होते हैं पेस्ट। और जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट से कम होता है, ऑइंटमेंट का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, बट जो पेस्ट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर बेटर अच्छे से नहीं हो पाता है अपनी बॉडी की सरफेस पे। एग्जांपल की बात करें पेस्ट के अंदर तो टूथपेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ द पेस्ट, तो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब पेस्ट के
कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्रीम्स की। तो क्रीम इज द सेमी सॉलिड ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। जो क्रीम होते हैं वो सेमी सॉलिड ऑयल्स होते हैं जो मतलब वाटर के प्रिपरेशन के थ्रू बनते हैं। तो क्रीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रीम आती हैं, वो सब जितनी भी क्रीम होती है वो एग्जांपल होते हैं क्रीम्स का। तो ये व्हीकल्स थे, कॉमन व्हीकल्स थे जो यूज होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, जो डायरेक्टली टॉपिकली स्किन पे अप्लाई करते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है, फंक्शन होता है, एक्शन होता है, वो हम लोग को स्किन पे देखने को मिलता है। जब भी कोई मतलब स्किन डिजीज, स्किन कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग इनको अप्लाई करते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव्स। तो टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे ड्रग होते हैं जो हम लोग टॉपिकली अप्लाइड करते हैं और वो ट्रीट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल, फंगल और पैरासिटिक कंडीशन को। तो टॉपिकल ड्रग्स आर यूज्ड टॉपिकली टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। जब भी हमें बैक्टीरिया से, पैरासाइट से, फंजाई से, इन सबसे इन्फेक्शन हो जाता, उस कंडीशन में जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की। तो टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या होते हैं? टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स which are used topically in the treatment of bacterial infection। जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी पे, स्किन पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो हम लोग टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल कंडीशन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो कुछ ड्रग्स हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं। तो शिशोमाइसिन होता है, तो जो ये ड्रग्स है वो क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होता है। नियोमाइसिन है, ये भी क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। जेंटामाइसिन ये भी क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। पोविडीन आयोडीन ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। और क्लोरेक्सिडीन। तो ये जितने भी हम लोग ने ड्रग्स अभी बात की है, शिशोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पोविडीन आयोडीन और क्लोरेक्सिडीन, ये सब एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है, टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो हम लोग इनको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया जब भी हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, हार्म करते हैं, उस कंडीशन में इन सब ड्रग्स को हम लोग डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं। और जो इनका मतलब इनको हम लोग 7 से 8 दिन मतलब 1 वीक तक यूज करते हैं। इनको जो टाइम पीरियड यूज करने का वो 7 से 8 दिन है। 7 से 8 दिन बीडी या फिर टीडीएस में यूज करते हैं और सब मतलब ये व्हीकल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो बैक्टीरिया जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो स्किन पे तो ये सब ड्रग्स उस कंडीशन में अप्लाई किए जाते और वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर देते 7 से 8 दिन के अंदर। और बीडी और टीडीएस के अंदर यूज किए जाते मेनली, ठीक है ना, बीडी और टीडीएस के अंदर। फिर हम बात कर रहे हैं टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स की। तो टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन। जब भी वायरल्स मतलब वायरसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, अपनी बॉडी की स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन सरफेस को डैमेज करते हैं, तो उस कंडीशन में अंदर हम लोग टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स यूज करते हैं। तो टॉपिकल एंटीवायरस ड्रग्स के एग्जांपल की बात करें तो एसाइक्लोवीर आ गया, मिकोनाजोल आ गया, कीटोकोनाजोल हो गया और ऑक्सीकोनाजोल नाइट्रेट। तो ये सब जो ड्रग्स हैं वो सब ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं टॉपिकल एंटीवायरल इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है ना, वायरल इन्फेक्शन के अंदर हम लोग ये ड्रग यूज करते हैं। और ये जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, साइक्लोवीर, मिकेनाजोल, कीटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल नाइट्रेट। और ये सब भी मतलब क्रीम, ऑइंटमेंट और इमल्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्रीम के फॉर्म में मिल जाएंगे, लोशन के फॉर्म में मिल जाएंगे, ऑइंटमेंट के फॉर्म में मिल जाएंगे। इनको भी हम लोग बीडीएस और टीडीएस में यूज करते हैं और इनका ड्यूरेशन होता है यूज करने का वो मतलब 7 से 8 वीक होता है इनका भी। तो 7 से 8 दिन हम लोग इन ड्रग्स को यूज करते हैं। तो 7 से 8 दिन के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो उसको ट्रीट कर देते और खत्म कर देते। तो ये टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग ने देख लिए। नेक्स्ट इज टॉपिकल स्टेरॉइड। तो हम लोग स्टेरॉइड की बात करें तो जो स्टेरॉइड जो ड्रग्स होते हैं उनका बेसिकली जो काम होता है वो जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करते
और जो इनके जो बेसिक जो दो फंक्शन होते हैं मेनली, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, दूसरे होते हैं एंटी एलर्जिक। तो जब भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है उस कंडीशन के अंदर भी हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, और एंटी एलर्जिक कंडीशन में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। तो इनका जो मेन मोड ऑफ एक्शन होता है वो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम पे जाके एक्ट करते हैं और उसको इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते, वीक करते हैं, उसके बाद ये अपना एक्शन शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं ड्रग्स उनको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड। तो टॉपिकल स्टेरॉइड के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। वो स्किन की कंडीशन में जैसे इन्फ्लामेशन हो गया और बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होता, उन कंडीशन को ट्रीट करते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह एक्ट करते हैं, एंटी प्रोलिफरेटिव की तरह एक्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज्ड फॉर द वेरियस डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, मतलब अलग अलग डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन के लिए हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड का यूज करते हैं। लाइक मतलब इनका जो मेन फंक्शन वो तो होता है इम्यून सप्रेसिव। तो सबसे पहले ये अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते और एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट शो करते। तो इम्यून सिस्टम को जब सप्रेस कर देते उसी के बाद इनके दोनों जो इफेक्ट हैं वो देखने को हम लोग को मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं मतलब ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो किस फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और स्टेरॉइड की बात करें तो अवेलेबल होते लोशंस के फॉर्म में अवेलेबल होते, क्रीम्स के फॉर्म में होते, स्प्रे के फॉर्म में होते और ऑइंटमेंट के फॉर्म में होते। तो ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर हम लोग को जो टॉपिकल स्टेरॉइड है वो देखने को मिलते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इनके एब्जॉर्प्शन की। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। तो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन टॉपिकल स्टेरॉइड का कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक्सिलर रीजन होती है, जो एक्सिलर रीजन ये होते हैं, एक्सिलर रीजन में देखने को मिलता है, ग्रोइन रीजन में देखने को मिलता है, फेस हो गया, स्काल्प हो गया और स्क्रोटम हो गया और बल्बा। तो यहाँ पे जो स्टेरॉइड है इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो यहाँ की जो स्किन होती है वो थिन होती है और बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो हाई ड्यू टू हाई वेस्कुलरिटी, तो एक तो थिन ब्लड जो स्किन होती है वो थिन होती है और ब्लड वेसल्स का जो नंबर होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, हाई वेस्कुलरिटी होती है। एवरेज एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एवरेज एब्जॉर्प्शन लिम्फ रीजन होता है और जो ट्रंक रीजन है वहां पे एवरेज एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और लो एब्जॉर्प्शन, सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो सबसे कम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो सोल हो गया, एल्बो हो गया, पाम हो गया और नी हो गया। तो इन जगह पे सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है टॉपिकल स्टेरॉइड का। बात करें एग्जांपल, तो एग्जांपल की बात करें टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, बीटा मीथासोन होता है और क्लोबीटासोल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। अब बात करें इंडिकेशन, मतलब ये जो टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं वो किस किस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। एक तो एजीमा हो जाए उस कंडीशन में दे सकते हैं, सोरियासिस हो जाए, ओटाइटिस एक्सटर्ना, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और सेबोरोइक डर्मेटाइटिस। तो इन कंडीशन में मेनली हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड को हम लोग दे सकते हैं। अगर ये कंडीशन किसी भी पेशेंट को देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। अब बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हम लोग ये ड्रग्स नहीं दे सकते। तो एक तो स्कैबीज में नहीं दे सकते, एक्ने की कंडीशन हो उसमें नहीं दे सकते, चिकन पॉक्स की कंडीशन में और हर्पीस की कंडीशन में हम लोग इन ड्रग्स को नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज इमोलिएंट्स। तो इमोलिएंट्स ऐसे ड्रग, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं और स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो एन इमोलिएंट इज द सब्सटेंस और क्रीम और ऑइंटमेंट दैट सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइज द स्किन। तो इमोलिएंट है वो स्किन को सॉफ्ट करते हैं और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, ठीक है। तो इनका काम मतलब ये कैसे काम करते हैं, जो इमोलिएंट है वो एक स्किन के ऊपर जब भी हम लोग अप्लाई करते तो एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते या फिर एक फिल्म बना लेते। तो वो फिल्म क्या करती है, जो अपना मॉइस्चर होती है बॉडी का उसको होल्ड करके रखती है, उसको इवोपरेट नहीं होने देती है। तो स्किन को मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करती है
और जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है उसको भी रिस्टोर करती है। जैसे ड्राइनेस वगैरह की कंडीशन हो जाती है बॉडी पे, उसको प्रिवेंट करते हैं ये इमोलिएंट्स। तो ठीक है ना। तो इमोलिएंट्स क्रिएट अ फिल्म ओवर द स्किन दैट प्रिवेंट द इवापोरेशन ऑफ द मॉइस्चर। तो ये इवापोरेशन ऑफ द मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर को इवापोरेट होने से प्रिवेंट करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं एंड रिस्टोर द इलास्टिसिटी ऑफ द ड्राई स्किन। तो कभी कभी देखा सर्दियों के टाइम पे जो स्किन हो जाती है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है, तो जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है उसको भी रिस्टोर करते हैं इमोलिएंट्स। तो इमोलिएंट का यही काम है, एक तो स्किन को सॉफ्ट करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं अगर, और इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं और मॉइस्चर प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं। और जो इनका यूज होता है मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उन्हीं के तरह ये एक्ट करते हैं इमोलिएंट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर आते कोकोनट ऑयल आता, ऑलिव ऑयल आता, वेजिटेबल ऑयल आता और सॉफ्ट पैराफिन आते, ये सब एग्जाम्पल है इमोलिएंट्स के। ठीक है ना। अब बात करें केराटोलाइटिक्स। तो केराटोलाइटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब स्किन के डेड सेल होते हैं, तो डेड सेल को मतलब स्किन से रिमूव करने का काम करते हैं और जो स्किन आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन उसको सॉफ्ट और स्मूथ करते हैं और लूजन करते हैं। ठीक है ना। तो जो केराटोलाइटिक्स है वो बेसिकली वर्क करते हैं डेड सेल पे, जो स्किन के डेड सेल होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करते हैं। उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सॉफ्ट और लूजन हो जाती है। तो केराटोलाइटिक्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प ब्रेक डाउन एंड लूजन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ब्रेक डाउन का मीनिंग है यहाँ पे जो डेड सेल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्किन से रिमूव करते हैं एंड उसके बाद जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको सॉफ्ट और लूज करते हैं। ये मतलब ये फंक्शन होता है केराटोलाइटिक्स का। अब इंडिकेशन की बात करें मतलब जो केराटोलाइटिक्स जो एजेंट है वो जो सब्सटेंस है वो कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक तो वार्ड्स की कंडीशन हो सकती है, सोरियासिस की कंडीशन में, क्रोनिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन में और रिंगवॉर्म की कंडीशन में। इन कंडीशन के अंदर हम लोग केराटोलाइटिक्स सब्सटेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एसिड का यूज करते हैं और रिजोर्सिनॉल का यूज करते हैं और यूरिया का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लिंजर। तो क्लिंजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब जो हमारी बॉडी से जो स्किन है उससे इम्प्योरिटीज वगैरह को और जो डर्ट वगैरह होती है उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम लोग ट्रेवल करते रहते हैं, बाहर बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे यहाँ जो स्किन होता है, जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लिंजर के यूज करते हैं। तो क्लिंजर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी स्किन से जो डर्ट होती है, अदर इम्प्योरिटीज होती है, और कभी कभी लड़कियां बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर लेती सुंदर दिखने के चक्कर में, तो जो उस मेकअप को भी क्लीन करने के लिए हम लोग क्लिंजर्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो क्लिंजर आर द प्रोडक्ट डिजाइन टू रिमूव डर्ट, ऑयल, मेकअप एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द स्किन सरफेस। जो हमारी स्किन सरफेस है उससे ऑयल हो गया, डर्ट हो गया, मेकअप हो गया और भी इम्प्योरिटी, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्लिंजर यूज करते हैं। इंडिकेशन की बात करें हम लोग क्लिंजर कहाँ पे यूज करते हैं। आजकल के टाइम पे तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग क्लिंजर्स का यूज कर रहे हैं। सब लोग बहुत ज्यादा मतलब ओवर जो पॉल्यूशन है वो सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारी जो बॉडी सरफेस है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो जब भी आज के टाइम पे बाहर से लोग आते तो क्लिंजर्स का यूज करते हैं, जो स्किन है उसको और जो अपना फेस है उसको क्लीन करने के लिए। तो इंडिकेशन की बात करें तो ऑयली स्किन है वहां पे यूज करते हैं, अगर स्किन कहीं थोड़ी बहुत डैमेज हो गई तो वहां पे यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट है, अगर पेशेंट सफर कर रहा है एचोथायोसिस कंडीशन से, तो एचोथायोसिस कंडीशन के अंदर भी हम लोग क्लिंजर्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये हो गई क्लिंजर्स की बात कंप्लीट। फिर हम बात कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द स्किन वैस्कुलेचर। तो मतलब कुछ ऐसे ड्रग होते हैं वो हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती। तो उसमें जो पहला ड्रग है वो है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है, वो वेसोडायलेटर है, जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट करता है। जब ब्लड वेसल डायलेट होती है, जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो क्यूटेनियस ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता। और जो मिनॉक्सिडिल है वो मेनली स्काल्प पे यूज करते हैं। स्काल्प पे इसलिए यूज करते हैं, और मतलब स्काल्प पे यूज करते हैं तो जो स्काल्प है उसकी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होती है, और जो स्काल्प रीजन है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता तो वो स्टिमुलेट करता हेयर फॉलिकल्स। जब हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते
तो जिससे जो हेयर ग्रोथ है वो प्रॉपर होने लगती। आज के टाइम पे मतलब जहाँ पे भी आजकल के टाइम पे देखा होगा जो हेयर फॉल की कंडीशन बहुत ज्यादा चल रही है, तो जो डॉक्टर है वो मेनली रिकमेंड करते हैं मिनोक्सिडिल। और जो ऑनलाइन अलग अलग साइड है वहाँ पे भी जो मतलब हेयर ग्रोथ को मतलब इम्प्रूव करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते, जो सब्सटेंस दिए जाते, उसमें मेनली मिनोक्सिडिल रहता है। तो मिनोक्सिडिल मेनली दो फॉर्म के अंदर आता है, एक तो आता है 2% के अंदर और एक आता है 5% के अंदर। तो ये 2% और 5% के कॉम्बिनेशन में आता है मिनोक्सिडिल। और जो मतलब हेयर की जो रिग्रोथ के लिए मेनली यूज किया जाता है, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके। तो ये मिनोक्सिडिल। इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन एलोपेशिया की कंडीशन में दिया जाता है। एलोपेशिया मतलब हेयर फॉल की कंडीशन को, गंजेपन को हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अंदर दिया जाता है और एलोपेशिया एरियोटा के अंदर दिया जाता है। एलोपेशिया का मतलब होता है गंजापन, बाल झड़ना। तो उस कंडीशन में हम लोग मिनोक्सिडिल को यूज करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट के अंदर हेडेक देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, चेस्ट पेन और हाइपोटेंशन, ये इसके मेनली साइड इफेक्ट है मिनोक्सिडिल के। नेक्स्ट इज हेपेरिन टॉपिकल। तो हेपेरिन टॉपिकल इज एंटीकोगुलेंट यूज इन द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंडीशन। तो जो हेपेरिन है वो टॉपिकली हम लोग इसको यूज करते हैं टॉपिकल को जब भी कोई आर्टरीज और वेन्स है उनके अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता था, तो उन क्लॉट को ट्रीट करने के लिए हम लोग हेपेरिन टॉपिकल का यूज करते हैं। और इसको हम लोग ब्लड थिनर भी बोलते हैं। जब कोई भी आर्टरीज है, कहीं वेन्स है, वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, तो उस एरिया पे हम लोग हेपेरिन टॉपिकल को यूज करेंगे और वो क्लॉट को अवॉइड करने का काम करेगा। ठीक है ना। तो अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इंडिकेशन की कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो हेमेटोमास की कंडीशन में दे सकते हैं और सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस की कंडीशन में दे सकते हैं। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस क्या होता, आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता, वो इन्फ्लामेशन और पेन कॉज करता। तो थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस और हेमाटोमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग हेपेरिन टॉपिकल के यूज करते हैं। ठीक है ना। अब बात करें इसके साइड इफेक्ट। हेपेरिन टॉपिकल के साइड इफेक्ट क्या हुआ, इसके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बट कभी कभी ये लोग जो ये ड्रग है ना वो हाइपर सेंसिटिविटी करा देता है, एलर्जिक रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करा देता। अब बात करें ड्रग्स ऑफ द एक्ने वल्गैरिस। तो एक्ने वल्गैरिस एक डिसऑर्डर है, स्किन डिजीज कंडीशन है दैट इज कॉमनली कैरेक्टराइज्ड बाय अकरेंस ऑफ द कॉमिडोन्स। कॉमिडोन्स मींस ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, जो स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं, जो अराइज होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कॉमिडोन्स बोलते हैं। पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स एंड समटाइम्स सिस्ट एंड द नोड्यूल्स। तो जो एक्ने वल्गैरिस कंडीशन है ये मेनली कैरेक्टराइज होती है इस कंडीशन के अंदर हम लोग को ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। पेप्यूल्स हो गया, पस्ट्यूल्स हो गया, नोड्यूल्स हो गया, ये सब। और ये सिवेशियस ग्लैंड की कंडीशन है। सिवेशियस ग्लैंड इसके अंदर मेनली अफेक्ट होती है, उनके अंदर ब्लॉकेज होता, क्लॉक फॉर्मेशन होता, उसके बाद ये कंडीशन अराइज होती है। तो एक्ने वल्गैरिस अराइज होने का मतलब इसके कॉजेस क्या क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं एक्ने वल्गैरिस कंडीशन के अराइज होने के लिए। तो कुछ दो तीन इसके मतलब मेन कॉज होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्ने वल्गैरिस को कॉज करने के लिए। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सीबम। जो सीबम ग्लैंड है उससे सीबम ग्लैंड है, सिवेशियस ग्लैंड है, सिवेशियस ग्लैंड से सीबम का ओवर प्रोडक्शन होने लगे, वो बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लगे सिवेशियस ग्लैंड। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम लोग को एक्ने वल्गैरिस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्लॉग्ड पोर्स। जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाए, स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, अगर वो पोर्स जैसे हेयर फॉलिकल वगैरह इन सबके भी पोर्स हेयर फॉलिकल होते हैं, अगर वो भी ब्लॉक हो जाए, और जो स्किन के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है, अगर वो पोर्स भी क्लॉग्ड हो गए, क्लॉग्ड मतलब ब्लॉक्ड, अगर वो पोर्स ब्लॉक हो गए तो उस कंडीशन में हम लोग को एक्ने वल्गैरिस कंडीशन अराइज हो जाती है। और नेक्स्ट एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ने वल्गैरिस के लिए। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपेनियम बैक्टीरियम। जो प्रोपेनिया बैक्टीरिया है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ने वल्गैरिस के लिए। तो ये कुछ इसके कॉजेज हैं, इस कंडीशन को अराइज करते हैं। अब बात करें इसके मतलब ड्रग्स की, कौन कौन से ड्रग्स हम लोग यूज कर सकते हैं इस कंडीशन को, टॉपिकल ड्रग्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो टॉपिकल ड्रग के अंदर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रेटिनॉइड्स की। जो रेटिनॉइड्स होते हैं वो विटामिन ए के डेरिवेटिव होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, रेटिनॉइड्स का ये टॉपिकली अप्लाई करते हैं, मतलब स्किन पे अप्लाई करते हैं, और इनका इफेक्ट है वो लोकली देखने को मिलता है। तो जब टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी रीजन में हम लोग को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा रेटिनॉइड्स का। तो जो रेटिनॉइड्स है वो विटामिन ए के डेरिवेटिव
एंड इनका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते मतलब क्लॉग्ड पोर्स, जो ब्लॉक पोर्स होते हैं, ब्लॉक को मतलब डस्ट वगैरह किसी सीबम के प्रोडक्शन से बंद हो जाए, डस्ट वगैरह किसी भी कारण से अगर पोर्स ब्लॉक हो रहे तो जो पोर्स है उनको ब्लॉक होने से प्रिवेंट करते, ये मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। मतलब जो भी पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक नहीं होने देते, जिससे मतलब एक्ने कंडीशन अराइज नहीं होती है। तो रेटिनॉइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो यही है। फिर है बेंजल पेरोक्साइड। जो बेंजल पेरोक्साइड है वो क्या काम करता है, ये भी टॉपिकली यूज करते हैं, रेटिनॉइड्स भी हम लोग टॉपिकली यूज करते हैं और बेंजल पेरोक्साइड भी हम लोग टॉपिकली यूज करते हैं। अब इनका मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे वर्क करते हैं, तो इनका मेन काम है, जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ने वल्गैरिस, उस बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देते हैं। मतलब उसकी ग्रोथ को, एक तो होता है इनहिबिट करना, एक होता है डायरेक्ट किल करना। तो बेंजल पेरोक्साइड है वो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देते। ट्रोपिनी बैक्टीरियम है ना, इस बैक्टीरिया को ये डायरेक्ट किल कर देते हैं और जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं बेंजल पेरोक्साइड। जो नेक्स्ट है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। अब कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो पेस्ट वेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनको हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो मतलब रिडक्शन करती है, जो बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया कॉज करा रहा है एक्ने वल्गैरिस, तो जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट आइसोट्रेटोनिया। तो इसका काम क्या होता है, ये पावरफुल ओरल रेटिनॉइड है, मतलब इसको ओरली दिया जाता और ये एक्ने वल्गैरिस को कंट्रोल, मतलब ये सीवियर कंडीशन में दिया जाता। जब एक्ने वल्गैरिस सीवियर हो जाए बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में इस ड्रग को यूज करते हैं और ये ओरली दिया जाता है, ये टॉपिकल नहीं दिया जाता। तो ये एक्ने वल्गैरिस की कंडीशन, ये मतलब यही जो ड्रग्स है मेनली, इन्हीं ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं। ये तीनों तो टॉपिकली यूज कर रहे थे सरफेस पे, और जो ये लास्ट वाला ड्रग है इसको हम लोग ओरली दे रहे थे। नेक्स्ट इज सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन जो टॉपिकल मेडिकेशन के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, इनका जो मेन फंक्शन है, मेन वर्क है, वो है जो भी सन से हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज, उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन करना। तो सनस्क्रीन आर द टॉपिकल मेडिकेशन दैट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनलाइट बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेज। जो सनलाइट होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो अल्ट्रा यूवी रेज होती है, वो मेनली हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, जिससे रिथ्रमा की कंडीशन अराइज हो जाती है, स्किन कैंसर भी अराइज होता है कभी कभी। तो सबसे हमें प्रोटेक्शन करने का वर्क करती है सनस्क्रीन। तो ये मेनली दो टाइप की होती है, एक तो केमिकल सनस्क्रीन होती है, दूसरी होती है फिजिकल सनस्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल सनस्क्रीन की। तो केमिकल सनस्क्रीन के अंदर जो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और इसको पावा भी बोलते हैं। तो जो पावा है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है रिथ्रमा के अंदर और सनबर्न। रिथ्रमा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर स्किन पे रेड पैचेस अराइज होने लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिथ्रमा। तो वो यूवी रेज कॉज करती है। तो जो पावा है वो रिथ्रमा से प्रोटेक्ट करती है और सनबर्न से प्रोटेक्ट करती है। जो नेक्स्ट है वो है बेंजोफिनोन्स। बेंजोफिनोन के अंदर आती है ऑक्सीबेंजोन आती है और डाईऑक्सीबेंजो आती है। तो इनका भी मेन काम है रिथ्रमा से प्रोटेक्ट करना और रिथ्रमा को ट्रीट करना, बट ये लेस इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द पावा। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल सनस्क्रीन की। तो फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर आती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और पेट्रोलियम जेली एंड कैलामाइन। तो ये सब आती है फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर। अब बात कर रहे हैं एसपीएफ फैक्टर की। एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो एसपीएफ 15, एसपीएफ 13 और एसपीएफ 50 आती। जो एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसका 15 होता, वो प्रोटेक्ट करती है हमें 93%, ठीक है ना। और जो एसपीएफ 13 होती है 30, तो वो प्रोटेक्ट करती है हमको 97%। और जो एसपीएफ 50 होती है वो प्रोटेक्ट करती है लगभग 98%। तो सबसे बेटर एसपीएफ 50 वाली सनस्क्रीन मानी जाती है। अब सनस्क्रीन अगर तुमने एक बार अप्लाई की है, उसके बाद तुम धूप में जा रहे, तो वो तुम्हें 80 से 90 मिनट ही प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई भी पर्सन लंबे समय तक धूप में रहता है तो उसको बार बार सनस्क्रीन का यूज करना पड़ेगा अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नहीं कि सुबह एक बार लगा ली और चले गए, पूरे दिन मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब एक बार अप्लाई करोगे तो उससे 80 से 90 मिनट ही प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बाद तुम्हें अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो फिर से यूज करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डीमेलेनाइजिंग एजेंट। डीमेलेनाइजिंग एजेंट मतलब मेलेनोसाइट सेल्स होते वो प्रोड्यूस करते मेलेनिन। मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्किन कलर है, स्किन टोन उसके लिए। अगर मेलेनिन बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो स्किन का कलर डार्क होगा,
मेलेनिन बॉडी के अंदर कम प्रोड्यूस होगा तो स्किन का कलर लाइट होगा। तो हम लोग बात करें डीमेलेनाइजिंग एजेंट। डीमेलेनाइजिंग एजेंट का मीनिंग यहाँ पे है कि ऐसे वो ड्रग्स, ऐसे एजेंट हम लोग यूज करें जो मेलेनिन का कंटेंट बॉडी के अंदर कम कर दें, जिससे जो बॉडी है वो लाइट कलर की हो जाए। जैसे जो कल्लू भैया लोग अपने होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रीम व्रीम यूज करते हैं, तो उन ऐसी क्रीमों से कुछ ज्यादा होता नहीं है, ठीक है ना, वो नेचुरल होता है। जो मेलेनिन साइट, जो मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं तो उनको कंट्रोल करोगे तो डीमेलेनाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, तो उससे जो कलर है वो अपना लाइट हो सकता है। तो डीमेलेनाइजिंग एजेंट की बात कर रहे तो दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू रिडक्शन ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब जो मेलेनिन का कंटेंट है उस कंटेंट, उसके कंटेंट को बॉडी के अंदर डिक्रीज करना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन। तो इसको जो हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए मेनली दो ड्रग हैं, एक तो हाइड्रोक्विनोन है और दूसरा मोनोबेंजोन। तो जो हाइड्रोक्विनोन है वो इनहिबिट करता है टायरोसिन एंजाइम को। बॉडी के, अपनी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं टायरोसिन एंजाइम। टायरोसिन एंजाइम का फंक्शन होता है मेलेनिन का प्रोडक्शन कराना, मेलेनिन का एक्सक्रीशन कराना। तो जो हाइड्रोक्विनोन है वो टायरोसिन एंजाइम को इनहिबिट कर देता। जब टायरोसिन एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी तो जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो पिगमेंटेशन है वो बॉडी का डिक्रीज हो जाएगा, स्किन लाइट होने लगेगी हाइड्रोक्विनोन से। दूसरा है मोनोबेंजोन। तो मोनोबेंजोन का जो फंक्शन होता है वो डायरेक्ट मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेलेनिन। तो जो मोनोबेंजोन है वो डायरेक्ट जो मोनोसाइट सेल्स होते हैं उनको ही डैमेज करते हैं, और डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनोसाइट सेल, जब मोनोसाइट सेल ही डैमेज हो जाएंगे तो मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो जो मोनोबेंजोन है वो बेसिकली वर्क करते हैं उसको डैमेज करके, और जिससे जो पिगमेंटेशन है बॉडी का वो कम हो जाता है और स्किन लाइट हो जाती है। और जो मोनोबेंजोन अगर यूज करोगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार तुमने यूज कर लिया तो ऐसा नहीं कि बाहर से फिर से रीपिगमेंटेशन होने लगे। तो क्योंकि जो सेल्स है वो डैमेज हो रहे हैं तो रीपिगमेंटेशन होने के चांस इसके अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं मोनोबेंजोन के अंदर। नेक्स्ट इज मेलेनाइजिंग एजेंट। तो मेलेनाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो स्किन के पिगमेंटेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब भी विटेलिगो की कंडीशन होने लगती है, विटेलिगो का मीनिंग होता बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस होने लगते हैं। आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा बहुत लोग को ये डिजीज कंडीशन देखने को मिल जाती है कि उनकी जो बॉडी का जो नेचुरल पिगमेंटेशन, नेचुरल कलर है वो मतलब कलर हटने लगता है और व्हाइट व्हाइट पैचेस आने लगते हैं बॉडी पे। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विटेलिगो। तो इस विटेलिगो की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग मेलेनाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। मेलेनाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो मेलेनिन का कंटेंट बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं, मेलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करते हैं जिससे मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और जो बॉडी का नेचुरल कलर होता है वो नेचुरल कलर रिस्टोर होने लगता है। तो मेलेनाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द मेलेनिन। तो मेलेनाइजिंग एजेंट बेसिकली जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और विटेलिगो की कंडीशन को बेसिकली ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल के अंदर बेसिकली दो ड्रग आते हैं, एक तो ट्राईऑक्सिलिन आता है, दूसरा मिथॉक्सिलिन आता है। ये दोनों ड्रग यूज होते हैं एज अ मेलेनाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है एंटी सेवरोइक एजेंट। तो एंटी सेवरोइक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो मतलब ट्रीट करते हैं सेवरोइक डर्मेटाइटिस को। तो सेवरोइक डर्मेटाइटिस मतलब एक स्किन डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर रेड पैचेस वगैरह और इचिंग वगैरह देखने को मिलती है, और डेंड्रफ वगैरह और लीजन्स वगैरह भी मिलते हैं सेवरोइक डर्मेटाइटिस के अंदर। तो एंटी सेवरोइक एजेंट सेवरोइक डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं, और इस कंडीशन के अंदर जो डेंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत होती है, सेवरोइक डर्मेटाइटिस के अंदर डेंड्रफ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो बेसिकली इसके अंदर 4 से 5 जो ड्रग्स है वो यूज होते हैं। सबसे पहले सेलेनियम सल्फाइड है, ये ड्रग यूज होता है, कीटोकोनाजोल है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये 3 ड्रग हैं जो बेसिकली ट्रीट करते हैं सेवरोइक डर्मेटाइटिस को। तो ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।